हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो एक बार बताओ सबसे पहले तो हाय हेलो करके कि क्लास में मज़ा आ रहा है या नहीं। देखो, अभी जो सिलेबस चल रहा है वो नेट जेआरएफ और कॉलेज लेक्चरर दोनों में जो सेम टॉपिक है उनके ऊपर चल रहा है। ठीक है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ कॉलेज लेक्चरर के लिए वो सारा पढ़ना है। कॉलेज लेक्चर की तैयारी करने वाले कुछ भी मत छोड़ देना इसमें। जो लोगों का टारगेट है कि हमें केवल नेट निकालना है, उनके लिए मैं स्पेशल बता देता हूँ कि भाई ये बात कॉलेज लेक्चरर के लिए, ये बात नेट के लिए, साथ ही साथ बताता रहता हूँ मैं। ठीक है। और जैसे हमारा मार्च में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं इनकी अलग से इनको अंडरलाइन करके, जो नेट का है उसको अंडरलाइन करके, जो कॉलेज लेक्चर का लिए है उसको अंडरलाइन करके और आपको एक सिलेक्टेड कंटेंट के रूप में प्रोवाइड करवा दूंगा। टेंशन नहीं लेना, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे नंबर लेके आएंगे। ठीक है। तो देखो, हमारी क्लास है 6ठी, क्योंकि जो 5वीं क्लास थी उसमें मैंने वीडियो नहीं बनाया, उसकी मैंने पीडीएफ बनाई है और पीडीएफ मैंने भेज दिया है, आप सभी के पास आ गई होगी। ठीक है। और नहीं आए तो टेंशन मत लो, डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर दो, कॉल कर दो और वहाँ से ले लो आप मेरे से। आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, सबसे मेन टारगेट है मेरा। आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप कॉल करो, मैसेज करो, कैसे भी कोई प्रॉब्लम हो डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है। तो हमें इस तरीके से तैयारी करनी है कि अच्छे नंबर आ जाए, हमारी मेहनत काम आ जाए। चलो, तो आज की जो पीडीएफ भेजी थी उसमें मैं बता देता हूँ। ऐसा आपने क्वेश्चन देखा होगा नेट के पेपर में, 4 डिग्री मल्टीप्लाई 4 डिग्री, 1 डिग्री मल्टीप्लाई 1 डिग्री, 30 मिनट मल्टीप्लाई 30 मिनट, 15 मिनट मल्टीप्लाई 15 मिनट, कुछ इस तरीके के आपने क्वेश्चन देखे होंगे पेपर में। ठीक है। और इनको हम बोलते हैं मिलियन पत्रक बोलते हैं, डिग्री पत्रक बोलते हैं, आधा डिग्री पत्रक बोलते हैं, चौथाई पत्रक बोलते हैं, या इंच सीट बोलते हैं, आधा इंच सीट बोलते हैं, या 1/4 इंच सीट बोलते हैं। और इसको मैंने बहुत प्यार से, बहुत गजब तरीके से समझाया टेबल बनाकर, और उसकी मैंने पीडीएफ भेज दी पेड ग्रुप में। ठीक है। तो जो पेड लोग हैं उनको मिल गई होगी वो पीडीएफ। चलो देखो, आज हम पढ़ेंगे वितरण मानचित्र, डिस्ट्रीब्यूशन मैप। ठीक है। देखो, धरातल पर घटनाओं, वस्तुओं आदि की मात्रा, गुण, अनुपात, घनत्व को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को वितरण मानचित्र कहते हैं। धरातल पर घटनाओं, वस्तुओं आदि की मात्रा, गुण, अनुपात, घनत्व आदि को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को वितरण मानचित्र कहते हैं। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के किसी तत्व का वितरण प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को वितरण मानचित्र कहते हैं। ठीक है। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के किसी तत्व का वितरण प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को वितरण मानचित्र कहते हैं। दोबारा से सुन लो, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के किसी तत्व को वितरण प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं हम? वितरण मानचित्र कहते हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहें कि भाई वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को, जिस मानचित्र से हमें वितरण का पता चलता है, डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलता है, जिस मानचित्र के द्वारा हम वितरण को प्रदर्शित करते हैं, उसे हम वितरण मानचित्र कहते हैं। वो वितरण किसी भी चीज़ का हो सकता है, बरसात का भी हो सकता है, वो जनसंख्या का भी हो सकता है, वो खनिजों का भी वितरण हो सकता है, किसी का भी वितरण हो सकता है वो। ठीक है। जैसे हम ज्योग्राफी में, आपने यदि ज्योग्राफी से नहीं हो, ज्योग्राफी से हो सब, ज्योग्राफी में हम नहीं पढ़ते मैप, खनिजों का मैप, खनिज संसाधनों का मैप, लोहे का मैप, तांबे का मैप, गेहूं के उत्पादक क्षेत्रों का मैप, वो सब कुछ होता है यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं भाई साहब वितरण मानचित्र बनाने की विधियाँ। क्या? वितरण मानचित्र बनाने की विधियाँ। देखो, मेथड्स ऑफ ड्राइंग डिस्ट्रीब्यूशन में, और ये 2 तरीके का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है गुणात्मक और एक होता है मात्रात्मक। क्या होता है? एक गुणात्मक होता है और एक मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक को हम अमात्रात्मक भी बोल सकते हैं और अमात्रात्मक को हम गुणात्मक भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो वितरण मानचित्र को प्रदर्शित करने की 2 विधियां होती हैं, एक मात्रात्मक होती है, एक अमात्रात्मक होती है, और अमात्रात्मक को हम गुणात्मक विधि भी कहते हैं। ठीक है। अब देखो, यहां पर सब कुछ धीरे धीरे प्यार से पढ़ेंगे हम। देखो, इस साइड में है गुणात्मक विधि और इस साइड में है मात्रात्मक विधि। मतलब
ये विधि कौन सी है, गुणात्मक है, ये अमात्रात्मक विधियां हैं, ये सारी गुणात्मक विधियां, सॉरी मात्रात्मक विधियां हैं। ये मात्रात्मक विधियां हैं, ये अमात्रात्मक या गुणात्मक विधियां हैं। तो एक बार इनका नाम याद कर लो, पेपर में पूछता है ये क्वेश्चन, नेट जेआरएफ के क्वेश्चन में, नेट जेआरएफ के पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, साथ ही साथ वो कॉलेज लेक्चरर के पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधियां गुणात्मक विधियां हैं, कौन सी विधियां मात्रात्मक विधियां हैं, ऐसे बिल्कुल बाकायदा पूछता है। कैसे पूछता है मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधियां मात्रात्मक विधियों से संबंध नहीं रखती। ठीक है, उसमें क्या करता है वो, 3 मात्रात्मक विधियां दे देता है और 1 गुणात्मक विधि दे देता है। अब ये क्वेश्चन हम किस स्थिति में सही कर पाएंगे, जब हमें पता होगा कि कौन सी मात्रात्मक है और कौन सी गुणात्मक है। ठीक है, ये सारी गुणात्मक या अमात्रात्मक विधियां हैं, जैसे रंग रेखा विधि है, सामान्य छाया विधि है, वर्ण प्रतीकी विधि है, वित्तीय विधि है, नामांकन विधि है, ज्यामितीय प्रतीक विधि है, चित्रमय प्रतीक विधि है और भूमिकर प्रतीक विधि है। वहीं यदि हम बात करें मात्रात्मक विधियों की, वर्णभावी विधि है, समान रेखा विधि है, बिंदु विधि है, आरेखी विधि है, दंड विधि है, आवर्त या वर्त विधि है, वर्त विधि है या गोले विधि है। तो ये सारी की सारी कैसी विधियां हैं, ये तो कौन सी हैं भाई साहब, ध्यान से सुनो, ये विधियां कौन सी हैं, ये हैं मात्रात्मक, और ये विधियां कौन सी हैं, अमात्रात्मक, मतलब गुणात्मक। ठीक है, तो एक बार तो सारी की सारी इन विधियों को याद कर लो, चाहे आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, दोनों के दोनों अच्छे से इन विधियों का रट लो कि कौन सी गुणात्मक और कौन सी मात्रात्मक है। ठीक है, देखो याद करने का भी मैं एक थोड़ा सा लिंक दे देता हूँ, आपको अच्छा लगे तो याद कर लेना उस तरीके से, बाकी अपना कोई भी मेथड बना लेना। देखो जो गुणात्मक है ना, जो अमात्रात्मक है, जो गुणात्मक है, वहाँ पर क्वांटिटी की बात नहीं है, वहाँ पर क्वालिटी की बात हो रही है, क्वांटिटी नहीं होगी वहाँ पर, मतलब किसी भी तरीके से मात्रा का आभास नहीं होगा आपको। जैसे रंग रेखा विधि है, यहाँ पर रंग है मतलब मात्रा नहीं है। सामान्य छाया विधि है, यहाँ पर छाया है, कलर्स का प्रयोग किया गया, यहाँ पर मात्रा नहीं है। वर्ण प्रतीक की विधि है, यहाँ पर सिंबल्स का यूज हो रहा है, जैसे पेड़ का चित्र हो गया, गेहूं के पेड़ का चित्र हो गया, आदमी का चित्र हो गया, मकान का चित्र हो गया, इस तरीके से। वित्तीय विधि है, नामांकन विधि है, नाम डाल डालकर, जैसे नामांकन विधि में नहीं करते हम ऐसे, जैसे ये पेड़ है इसको ए लिख दिया, यहाँ पर ये मकान है इसको बी लिख दिया, यहाँ पर ये मंदिर है इसको हम सी लिख दिया, यहाँ पर ये कब्रिस्तान है उसको हमने डी लिख दिया। ठीक है, और फिर मानचित्र बनाए और उसमें लिखते हैं ए बी सी डी, जहाँ पर जिसका वितरण उस तरीके से। तो ये होती है नामांकन विधि। तो यहाँ पर भी क्वांटिटी की बात नहीं हो रही। ज्यामितीय प्रतीक विधि, इसमें भी क्वांटिटी या मात्रा की बात नहीं हो रही। चित्रमय विधि, इसमें चित्र के द्वारा दिखाया जा रहा है। ज्यामितीय क्या होती है, ज्यामितीय इस तरीके से, त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, सीधी रेखा हो गई, वर्त हो गया, गोला हो गया, इसके अलावा समकोण का निशान हो गया। तो इस तरीके से ये जो ज्यामितीय निशान है ना, इनके द्वारा होता है ये। बाकी मैं आगे डिटेल से पढ़ा दूंगा, मैं तो केवल ये आपको याद करने का लिंक बता रहा हूँ कि शब्द से हम गुणात्मक और मात्रात्मक को कैसे याद कर सकते हैं। आप ये मत समझना कि ज्यामिति में हम इसी का अध्ययन करते हैं, आगे बताऊंगा इसमें क्या होता है। लेकिन एक ज्यामिति है, मैथ में एक ट्राइगोनोमेट्री की यूनिट चलती है, जिसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वर्त, गोले ये आते हैं, जिसको हिंदी में ज्यामितीय बोलते हैं। चित्र में यहाँ पर चित्रों का प्रयोग किया जा रहा है। भूमिकर प्रतीक, यहाँ पर भूमि से रिलेटेड कुछ प्रतीक बनाकर, सिंबल बनाकर फिर दिखाया जा रहा है, मतलब यहाँ पर भी क्वांटिटी या मात्रा की बात नहीं हो रही है। ठीक है, दूसरी साइड देखोगे आप, वर्णभावी, यहाँ पर भी मात्रा है, वर्ण है। ठीक है, समान रेखा, यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है, मात्रा की बात हो रही है। समान रेखा 50 सेंटीमीटर, वर्षा रेखा भी हो सकती है 60, मतलब समान रेखा क्या होता है मैं थोड़ा सा लिंक बता देता हूँ, बाकी आगे डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पर समान रेखा की बात की जाती है, जैसे 10 स्टूडेंटों को खड़ा कर दिया मैंने, जिनकी ऊंचाई 7 फीट है। ठीक है, तो समान रेखा कब बनेगी, जब सभी की ऊंचाई एक समान है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, क्वांटिटी की बात हो रही है, मात्रा की। जैसे 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया,
50 सेंटीमीटर समवर्षा वाले स्थानों को मिला दिया, 30 डिग्री टेम्परेचर वाले स्थानों को मिला दिया, इस तरीके से। बिंदु विधि, बिंदु विधि में क्या होता है, जैसे ये गोला बना दिया, एक थोड़ा मोटा गोला बना दिया, एक थोड़ा और मोटा गोला बना दिया, एक थोड़ा और मोटा गोला बना दिया, ठीक है। इसको दे दिया 0 से 10, इसको दे दिया 10 से 20, इसको दे दिया 20 से 30, इसको दे दिया 30 से 40, ठीक है। और फिर मानचित्र भी हम इनके द्वारा दिखा दें कि भाई साहब ये मानचित्र बनाया, यहाँ पर इस तरीके से गोले बना बनाकर, फिर गोले के साइज देख के हम तुरंत पहचान जाएंगे कि भाई इसका मान ये है, ठीक है। दंड विधि, इसमें इस तरीके से वो आरेख खींचे जाते हैं। वर्त विधि या आवर्त विधि, इसमें वर्त बनाए जाते हैं, छोटे वर्त, बड़े वर्त, बहुत बड़ा वर्त, उसका मान दे देते हैं। छोटा वर्त का मान 0 से 10 है, इस वर्त बड़े वर्त का मान 30 है, 50 प्लस है, इसका मान 30 है, 30 से 50 के बीच में, इसका मान 10 से 20 के बीच में, इस तरीके से किया जाता है। वर्त भी वो गोले में भी वही होता है, ठीक है। तो आपको याद इस तरीके से करना है, एक तरीके से लिंक बनाकर। मेरा मेथड अच्छा लगा हो तो फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज अपना कोई भी तरीका बना सकते हो, लेकिन ये हमें याद करना है बस। ओवरऑल मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, और हम बात करते हैं कि भाई ये गुणात्मक और अमात्रात्मक विधियों में क्या विशेषता है, ठीक है। थोड़ा बहुत इनके बारे में भी जान लेते हैं हम कि गुणात्मक विधि में क्या होता है, मात्रात्मक विधि में क्या होता है। तो सबसे पहले गुणात्मक विधि को अमात्रात्मक विधि भी कहते हैं, इसको नॉन क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव मेथड भी बोलते हैं। ये मानचित्र गुण प्रधान मानचित्र होते हैं। कैसे होते हैं, गुण प्रधान मानचित्र होते हैं। इन्हें देखने से घनत्वों की भिन्नता का बोध नहीं होता, ठीक है। इसमें गुण की बात होती है, इसमें घनत्व का पता नहीं चल पाता कि कहाँ पर अधिक घनत्व है, कहाँ पर कम घनत्व है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ। सपोज डैट आपने पेड़ को दिखाने के लिए इस पेड़ का डायग्राम बना दिया, ठीक है, इस तरीके से पेड़ का डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि भाई पेड़ का डायग्राम हो सकता है यहाँ पर पेड़ हो, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर कितने पेड़ हैं, नहीं पता चल पाएगा आपको। जैसे मैं बताता हूँ, ये मानचित्र बनाया, यहाँ पर पेड़ बना दिया, ये कोई मकान बना दिया, यहाँ पर ये पेड़ बना दिया, यहाँ पर ये झील बना दिया। हमें पता चल जाएगा ये पेड़ है, ये मकान है, ये झील है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि यहाँ पर एक ही मकान है या बहुत सारे मकान हैं, ठीक है। तो बस ये ध्यान में रखो कि भाई जो गुणात्मक होता है उसमें गुण की बात की जाती है, उसमें मात्रा की बात नहीं की जाती। और जहाँ पर मात्रा की बात की जाएगी वहाँ पर घनत्व की भिन्नता का पता चल जाएगा, और जहाँ पर गुण की बात की जाएगी वहाँ पर घनत्व की भिन्नता का पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, इनसे हम समझ में आ जाएंगे। उसके बाद होता है मात्रात्मक विधि। मात्रात्मक विधि क्वांटिटेटिव मेथड, इसका उपनाम क्या है, सांख्यिकी मानचित्र। इसमें किसी तत्व या वस्तु के मूल्य, मात्रा या घनत्व की क्षेत्रीय विभिन्नता को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। मात्रात्मक विधि में क्या होता है, इसका उपनाम है सांख्यिकीय मानचित्र, और इसमें किसी तत्व या वस्तु के मूल्य, मात्रा या घनत्व की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं एक एक को कर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो, चाहे नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, कोरोप्लेथ मेथड हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कोरोप्लेथ मेथड, यहाँ से क्वेश्चन आता है और दोनों में आता है। कॉलेज लेक्चर में तो सब कुछ आता ही है, लेकिन नेट जेआरएफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से पढ़ना नेट जेआरएफ वालों, और रटना है, ठीक है। आप हो सके तो चाहे वर्णमात्री शब्द मत याद करो, कोरोप्लेथ याद कर लो, क्योंकि इसकी जगह वो दूसरे शब्द का यूज कर लेता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और दोनों शब्द याद कर लो तो सबसे बेस्ट रहे, लेकिन मैं गाइड करूँगा आपको कि आप इसका इंग्लिश शब्द जरूर याद करें, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक बात करके पढ़ते हैं। देखो, वर्णमात्री विधि, इसको इंग्लिश में कोरोप्लेथ मेथड बोलते हैं, ठीक है। जो कोरोप्लेथ शब्द है वो एक ग्रीक भाषा के कोरोस प्लस प्लेथ, इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो कोरोप्लेथ शब्द है वो ग्रीक भाषा के कोरोस और प्लेथ, इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और यदि कोरोप्लेथ का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो वो होता है क्षेत्र में मात्रा, मतलब क्वांटिटी इन एरिया। क्या होता है, क्षेत्र में मात्रा या क्वांटिटी इन एरिया, ठीक है। तो ये था कोरोप्लेथ का अर्थ। अब हम इसमें पढ़ते हैं थोड़ा सा, बहुत प्यारी बात लिखी हुई है,
थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। और ध्यान रखना, ये जो बात है ना, ये वाली बात ये बहुत महत्वपूर्ण वाली बात है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है। इस प्रकार के मानचित्र में भिन्न भिन्न घनत्व वाली छायाओं के द्वारा, किसके द्वारा, अलग अलग घनत्व वाली छायाओं के द्वारा किसी वस्तु की प्रति इकाई क्षेत्र, औसत संख्या, प्रतिशत मूल्य, जैसे जनसंख्या की प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व, कृषि भूमि का प्रतिशत, विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, किसी फसल का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन आदि प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अब देखो, दो शब्दों में हम याद करते हैं, इस किताबी लैंग्वेज को हटाओ। देखो, कोरोप्लेथ में क्या होता है कि इसमें अलग अलग घनत्व वाली छायाओं के द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी वस्तु का प्रति इकाई क्षेत्र, औसत संख्या, प्रतिशत, इनको प्रदर्शित किया जाता है। बस ये शब्द ध्यान में रखो कि कोरोप्लेथ के द्वारा क्या होता है, किसी भी वस्तु का भिन्न भिन्न घनत्व अलग अलग छायाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और वो भी प्रति इकाई क्षेत्र में। प्रति इकाई क्षेत्र का मतलब हो गया घनत्व, औसत संख्या में या प्रतिशत में, ठीक है। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, कोरोप्लेथ मेथड में क्या किया जाता है कि इस प्रकार के मानचित्र में भिन्न भिन्न घनत्व वाली छायाओं के द्वारा वस्तु का प्रति इकाई क्षेत्र, औसत घनत्व या प्रतिशत प्रदर्शित किया जाता है। अब ये नीचे उनका एग्जाम्पल दे दिया, जैसे जनसंख्या घनत्व दिखाने के लिए, कृषि भूमि का प्रतिशत दिखाने के लिए, विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय दिखाने के लिए, किसी फसल का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कोरोप्लेथ मेथड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर जब ये लाइनें सफिशिएंट है तो ये नीचे की लाइन हमने क्यों लिखाई आपने, क्या हम इनको याद करें? भाई इनको याद करना पड़ेगा। पेपर में क्या करता है, वो एक साइड लिस्ट ए दे देता है, एक साइड लिस्ट बी दे देता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देगा, इनको मिलान करवाएगा। और यहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ से सपोज दैट इसको उठा लिया, विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को यहाँ पर लिख देगा और यहाँ पर लिख देगा कोरोप्लेथ। अब हमें पता ही नहीं है कि कोरोप्लेथ का उपयोग विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय को दिखाने के लिए भी किया जाता है, तो हम गलत करके आ जाएंगे। तो हमें यह भी ध्यान रखना है, जो आप चाहो तो इन 3 शब्दों के आधार पर याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये है बात ओवरऑल। अब हम उसके बाद बात करते हैं, देखो इस विधि में किसी वस्तु घटना के वितरण प्रदर्शन के लिए भिन्न भिन्न घनत्व वाली छायाओं रंगों का प्रयोग किया जाता है। भाई साहब इसमें क्या किया जाता है कि इस विधि में किसी वस्तु घटना के वितरण प्रदर्शन के लिए भिन्न भिन्न घनत्व वाली छायाओं का या रंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखो प्यारे साथियों, देखो बहुत प्यारी बात लिखी हुई है, मेरे को सबसे शानदार बात लगी है, ईमानदारी से बता रहा हूँ। इस प्रकार के मानचित्र में सबसे कम घनत्व वाले क्षेत्र में सबसे हल्की छाया, उससे अधिक घनत्व वाले क्षेत्र में और भारी छाया तथा सबसे अधिक घनत्व वाले क्षेत्र में सबसे भारी छाया भरी जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मानचित्र बनाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब जहाँ पर क्या हो रहा है, सपोज डेट कहीं पर कम घनत्व है तो उसको क्या कर दिया, हल्की छाया के द्वारा दिखा दिया। सपोज डेट यहाँ पर 10 है घनत्व, फिर थोड़ा भारी हुआ, उसको हमने थोड़ा और डार्क कर दिया और भारी कर दिया, यहाँ पर घनत्व 20 है। सपोज डेट यहाँ पर घनत्व और भी ज़्यादा है, इसको हमने और डार्क कर दिया, यहाँ पर घनत्व 30 है। और सपोज डेट भाई साहब कहीं पर घनत्व बहुत ही ज़्यादा है, इस तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ पर घनत्व है सपोज डेट कितना 60 है, तो इसको हमने और डार्क कर दिया। इस तरीके से दिखाया जाता है। जहाँ पर कम घनत्व होता है उसको हल्की छाया के द्वारा दिखाया जाता है, जहाँ पर अधिक घनत्व होता है उसको गहरी छाया के द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, समझ में आ गई होगी। अब देखो भाई साहब, जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शन हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि है।
ये शब्द भी एक दिमाग में बैठा लो कि जनसंख्या घनत्व को दिखाने की ये सबसे बेस्ट विधि है। क्या है? जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शन हेतु सबसे अच्छी विधि है, ये सबसे बेस्ट विधि है ये। ठीक है भाई लोगों, अब हम पढ़ते हैं बिल्कुल इसी के समान है। हम दो जगह कंफ्यूज होते हैं, कोरोप्लेथ और आइसोप्लेथ में। ध्यान रखना, जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो कोरोप्लेथ और आइसोप्लेथ वो दोनों एक साथ देता है। वो क्या करता है? दोनों एक साथ देता है वो, क्योंकि हम अक्सर कोरोप्लेथ और आइसोप्लेथ में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, समान रेखा विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोप्लेथ। और अब समान रेखा विधि, इस शब्द को एक बार आंख बंद करके सोचो कि समान रेखा विधि में क्या होता है। समान रेखा विधि, समान रेखा विधि मतलब ये एक ऐसा होता है यहाँ पर कि यहाँ पर एक समान मूल्य वाले बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा खींची जाती है। शब्द से पता चल रहा है कि भाई साहब यहाँ पर समान वैल्यू वाले बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा खींची जाती है। सपोज डेट कहीं पर 50-50 मान आ रहा है, तो उन सभी 50-50 वाले मानों को मिलाकर एक रेखा खींच दी। सपोज डेट एक लाइन में सभी 7 फीट के बंदे खड़े हैं, उन सभी को एक साथ लाइन में खड़ा करके और उन सभी को आपस में मिला दिया। तो इस तरीके से होता है। ये जरूरी नहीं है कि एक सीधी रेखा हो, आप ऐसे मत सोचना कि समान रेखा का मतलब सीधी रेखा, नहीं भाई। हो सकता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम मिला रहे हैं 50 सेंटीमीटर वर्षा वाली रेखा को। यहाँ पर 50 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको मिला देंगे। ठीक है, हम हो सकता है आप बोलो कि सर इसको ऐसे क्यों मिलाओगे, भाई ऐसे मिला लो, कैसे मिला लो। क्या करता है ये कि समान वैल्यू वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समान रेखा कहलाती है। देख लो, समान मानचित्र पर किसी वस्तु के समान मूल्य या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समान रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब भाई आती हैं ये रेखाएं। तो सबसे पहले तो भाई साहब दिमाग में सेट कर लो एक बात। क्या कर लो? एक बात दिमाग में सेट कर लो। यहाँ से ये जो मैं समान रेखाएं पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ से अब तक का रिकॉर्ड है, हर बार पेपर में एक क्वेश्चन आता है। तो गांठ बांध लो, मैं आगे जो आपको रेखाएं पढ़ाने वाला हूँ अति महत्वपूर्ण है, और वहाँ से एक क्वेश्चन तो टपक के रहेगा। हर हाल में कुछ भी हो, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन टपकेगा। ठीक है, यदि आपने पहले पेपर दिया है तो आपको पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। और ध्यान रखना, इंग्लिश शब्द जरूर याद करना भाई। पहले मैं इंग्लिश का कम यूज करता हूँ, और जहाँ मैं इंग्लिश का यूज कर रहा हूँ समझो वो हमें पढ़ना है। समताप रेखा, आइसोथर्म मतलब समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। एग्जामिनर को भी पता है कि बंदा इस शब्द से तो पहचान जाएगा, समदाब रेखा से पहचान जाएगा कि समान दाब की बात हो रही है। लेकिन उसको पता है कि यदि मैं आइसो बार लिख दूंगा ऐसे, आई सो बार, तो ये भाई हिंदी में भी हो गया और हमारे कंफ्यूज भी हो गया। तो ध्यान रखना, इंग्लिश शब्द याद करने, चाहे हिंदी के शब्द मत याद करो आप। ठीक है, समदाब रेखा, आइसो बार समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। समवर्षा रेखा, आइसो हाइट समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। समदिक्पाती रेखा, आइसोगोन समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, उसके बाद देखो, इंग्लिश शब्द याद करना, याद करने में टाइम लग सकता है, बार बार कोशिश करोगे 100% याद हो जाएंगी, लेकिन इंग्लिश शब्द में याद करना। हिंदी में तो आप वैसे ही बिगर पढ़े ही आंसर दे दोगे, लेकिन वो इंग्लिश में पूछता है, इन शब्दों को हिंदी में लिखता है वो। ठीक है, समकाल रेखा, आइसोक्रोन, आइसोक्रोन समकाल रेखा किसी बिंदु से एक समान समय में तय की गई दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। किसी बिंदु से एक समान समय में तय की गई दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। समलवणता रेखा, आइसोहेलाइन समुद्री जल में खारेपन की समान मात्रा को मिलाने वाली रेखा। समुद्री जल में खारेपन की समान मात्रा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समलवणता कहते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर खारेपन की जगह वो लवणता शब्द का भी यूज कर लेता है। किसका? लवणता का। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने तो खारापन लिखा है तो ये लवणता कहाँ से आ गया।
लवणता और खारापन दोनों एक ही होता है। तो चाहे कैसे भी पूछे, चाहे खारापन से पूछे चाहे लवणता से पूछे, आंसर आएगा आइसोहेलाइन। ठीक है। उसके बाद देखो सममेघ रेखा, क्या सममेघ रेखा, आइसोनिफे, समान मेघाच्छादन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। सम भूकंप रेखाएं, आइसोसिस्मल, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। होमोसिस्मल, ये मैंने भूकंप पढ़ाया था वहां भी पढ़ा दिया आपको। होमोसिस्मल वह रेखा जो उन स्थानों को मिलाती है जहां पर एक ही समय भूकंप के घात महसूस किए जाते हैं। मतलब उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां पर एक समान समय पर भूकंप महसूस किया जाता है। ठीक है, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां पर एक समान समय पर भूकंप महसूस किया जाता है। अब देखो भाई, यहाँ के लिए मैंने एक तरीका बनाया था, क्योंकि एग्जामिनर चतर है, उसको पता है कि भाई साहब इन दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं और वो दोनों को एक साथ देता है, हम कंफ्यूज होते हैं, गलत करके आ जाते हैं। मैंने एक तरीका बनाया था। देखो सबसे पहले तो देखो इस वाली लाइन में तीव्रता महत्वपूर्ण है। किसकी बात हो रही है? तीव्रता की। और यहाँ पर समय की। समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम। और तीव्रता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीड। ठीक है, अब दोनों शब्दों को पढ़ो, इन दोनों शब्दों को, और यहाँ पर देखो आप कि इनमें कितने एस हैं। होमोसिस्मल में 2 एस हैं और आइसोसिस्मल में क्या एस है? 1 एस, 2 3 4 एस है। होमोसिस्मल शब्द में 2 बार एस है, आइसोसिस्मल शब्द में 4 बार एस है। ठीक है, ये 2 एस इस 2 एस से कट गए, अब बचे कितने? 2 एस। ठीक है, मतलब यहां पर पहले ही एस है और एस का मतलब क्या है? स्पीड। क्या है? स्पीड। तो ध्यान रखना, आइसोसिस्मल में 4 एस हैं, होमोसिस्मल में 2 एस हैं। इस वजह से होमोसिस्मल की तुलना में आइसोसिस्मल में कितने ज़्यादा एस हैं? 2 ज़्यादा एस हैं। तो इसका मतलब एस मतलब स्पीड, स्पीड का मतलब तीव्रता। मतलब आइसोसिस्मल समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, और होमोसिस्मल वह रेखा जहां पर एक समान समय में भूकंप महसूस किए जाते हैं, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, ये मेरा तरीका था। अच्छा लगे तो फॉलो कर लेना, नहीं अच्छा लगे अपना तरीका बना लेना। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर वो कंफ्यूज करने के लिए हमें ये पूछता है। समोच्च रेखा, आइसोहाइप या काउंटर लाइन, समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। भाई साहब इस शब्द को याद रखना, वो ये भी नहीं पूछता, ये पूछता है वो, उसको पता है कि काउंटर लाइन्स कभी कमी लोगों को पता है। ठीक है, तो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोनिफ, समान हिम वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। अब देखो फिर से मैं आपका एक कंफ्यूज दूर करता हूं। एक शब्द है आइसोनेफ, आइसोनेफ, एक शब्द है आइसोनेफ और एक शब्द है आइसोनिफ। आइसोनेफ के बारे में मैंने अब भी पढ़ाया था। आइसोनेफ क्या करता है? समान मेघ वाले स्थानों को, किसको? समान मेघ वाले स्थानों को। और यार सिट, कहाँ गलती हो गई? आइसोनेफ ये समान मेघ वाले, समान मेघाच्छादन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, और आइसोनिफ समान हिम वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। अब दोनों शब्दों को देखो, दोनों शब्दों में क्या अंतर है? यहाँ पर नी है, मतलब छोटी ई की मात्रा है। यहाँ पर ने है, मतलब छोटे ए की मात्रा है। ठीक है, अब भाई किस में आओ? मेघ में आओ। मेघ और हिम, हिम में क्या है? छोटी ई की मात्रा है। मेघ में क्या है? छोटे ए की मात्रा है। मतलब आइसोनेफ मेघ दोनों में छोटी ए की मात्रा है। आइसोनिफ हिम मतलब दोनों में छोटे ई की मात्रा है। ये था मेरा याद करने का तरीका। ठीक है, मेघ में छोटा ए है तो आइसोनिफ में छोटा ए है, आइसोनिफ में छोटा ई है तो हिम में छोटा ई है। ठीक है, अच्छा लगे तो याद कर लो इस तरीके से, नहीं अच्छा लगे तो अपना तरीका बनाओ। लेकिन आइसोनिफ और आइसोनेफ
दोनों एक साथ पहुंचता है वो, ठीक है। एक आइसोहेल होता है, एक आइसोहेलाइन होता है। आइसोहेलाइन, एक आइसोहेलाइन होता है, एक आइसोहेल होता है, ठीक है। आइसोहेल समान सूर्य के प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, समान सूर्य के प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोहेल। आइसोहेलाइन लवणता, आइसोहेलाइन लवणता, लवणता। आइसोहेलाइन का मतलब याद कर लो, लवणता या खारापन, मतलब समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोहेलाइन रहती है, और समान सूर्य के प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोहेल रहती है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई साहब, आइसोक्रोन। आइसोक्रोन बिल्कुल सिंपल सा शब्द है, यहाँ पर कंफ्यूज की बात नहीं है। एक किसी एक बिंदु से एक समान समय में तय की गई दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या है, कि किसी बिंदु से एक समान समय में तय की गई दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आइसोक्रोन। आइसोब्रॉन्ट, एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोब्रॉन्ट। किसी बिंदु एक समान समय में तय की गई दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोक्रोन, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखो, एक होता है आइसोबाथ और एक होता है आइसोबार। आइसोबार, एक होता है आइसोबाथ, एक होता है आइसोबार। देखो बार का मतलब होता है दाब, बार का हिंदी में मतलब क्या होता है, दाब, प्रेशर, मतलब समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोबाथ। बाथ का मतलब क्या होता है, गहराई, मानो गहराई। तो समान समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। या इस तरीके से भी याद कर सकते हो, बाथ, बाथ का मतलब नहाना। आप नहाओगे कब, जब समुद्र में डूबोगे, जब किसी पानी के कुंड में डूबोगे, तब भी सही ढंग से नहा पाओगे। मतलब समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोबाथ। और आइसोबार, बार का मतलब होता है दाब, समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। कैसी लग रही है क्लास, कमेंट करके बताना। पेड बैच ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो भाई क्लासेज, मैं बता ही नहीं रहा कि कुछ पीडीएफ भी दे दिया, मैं पीडीएफ भेज चुका हूँ मैं ऑलरेडी। जैसे 3 बजे वाली क्लास की मैंने पीडीएफ ही भेज दी, उसका वीडियो नहीं बनाया। कुछ क्लासेज मैंने अनलिस्टेड कर दी। आइसोटिम, समान परिवहन लागत वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। अब यहाँ भी हम कंफ्यूज हो जाएंगे, आइसोनिफ, आइसोनेफ, आइसोटिम, यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे भाई यहाँ पर किसकी बात हो रही है, परिवहन लागत की, मतलब ट्रांसपोर्ट की, किसकी, ट्रांसपोर्ट की। तो मतलब टिम, टिम, TIM, ट्रांसपोर्ट, टी, टी आपस में मिल गए। आइसोटिम, टी, ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, टी, ट्रांसपोर्ट, टी, आइसोटिम, टी, ठीक है। दोनों टी मिल रहे, मतलब आइसोटिम समान परिवहन लागत वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। अब उसके बाद बात करो भाई आइसोडोपेन। जब वेबर का पढ़ोगे भाई साहब, जब हम पर वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वहाँ पर ये शब्द पढ़ने को मिलेंगे आपको, आइसोडोपेन, आइसोटिम, ठीक है। तो समान अतिरिक्त परिवहन लागत वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, समान अतिरिक्त परिवहन लागत वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोडोपेन होती है। भूगोल में समान रेखाओं का प्रयोग 1817 में हम्बोल्ट ने किया था तथा सर्वव्यापक रूप में प्रयोग 1952 में मैकहाउस ने किया था। भूगोल में समान रेखाओं का प्रयोग 1817 में किसने किया था, हम्बोल्ट ने। और समान रेखा का सर्वव्यापक रूप से प्रयोग किसने किया था, मैकहाउस ने। कब, 1952 में। दोनों याद रखने हैं कि समान रेखाओं का प्रयोग 1817 में हम्बोल्ट ने, सर्वव्यापक रूप में 1952 में मैकहाउस ने। अब देखो भाई एक शब्द और है, देखो सबसे प्यारा शब्द है, सबसे ज़्यादा पूछता है ये, अंतर्वेशन। कि आइसोप्लेट का सबसे बड़ा गुण होता है अंतर्वेशन। वो क्या करता है,
चार का नाम दे देता है, जैसे आइसोप्लेथ दे दिया, कोरोक्रोमेटिक दे दिया, कोरोप्लेथ दे दिया और कोरोस्मेटिक दे दिया। आगे लिख देगा रंगों के द्वारा, चित्रों के द्वारा, बिंदुओं के द्वारा, छायाओं के द्वारा और अंतर्वेशन। अब आप सोचोगे कि यार अंतर्वेशन क्या हो गया? अरे भाई साहब, आइसोप्लेथ का सबसे बड़ा गुण क्या है? अंतर्वेशन। अंतर्वेशन आइसोप्लेथ, अंतर्वेशन आइसोप्लेथ, दोनों जगह ए। आइसोप्लेथ अंतर्वेशन दोनों जगह ए को ऐसे मिला दो। ठीक है, अपना देसी जुगाड़ है, अच्छा लगे तो फॉलो कर लो, नहीं अच्छा लगे तो अपना खुद का बना लो, लेकिन याद करना दोनों के दोनों। अब देखो, किसी वस्तु का वितरण पूर्णतः संक्रामी प्रकृति का होता है, वहाँ आइसोप्लेथ विधि अधिक उपयोगी होता है। आइसोप्लेथ विधि अधिक उपयोगी कहाँ होता है? जहाँ पर किसी वस्तु का वितरण पूर्णतः संक्रामी प्रकृति का होता है। संक्रामी का मतलब होता है समान परिवर्तन की स्थिति होती है। ऐसे नहीं कि कभी ऊपर नीचे परिवर्तन हो रहा है इस तरीके से, वहाँ पर समान रेखा विधि ज़्यादा बेस्ट नहीं होती, जहाँ पर एक समान रूप से होता है ना, क्रमिक रूप से परिवर्तन। ठीक है, क्रमिक रूप से परिवर्तन को किसके द्वारा दिखाया जाता है? लिख लो ये बात, मैंने नहीं लिखी ये बात। क्रमिक रूप से परिवर्तन को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आइसोप्लेथ का। लिख लो, क्रमिक रूप से परिवर्तन को दिखाने के लिए आइसोप्लेथ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखो प्यारे साथियों, देखो समोच्च रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित ऊंचाई कटिबंधों को और अधिक स्पष्ट रूप से दिखलाने के लिए तुंगता सूचक रंग को एल्टीट्यूड टाइम्स का प्रयोग किया जाता है। कॉलेज लेक्चर वाले पर ना नेट जेआरएफ में नहीं आता ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद देख लो ये लाइन भी, किसी भी तरह की समान रेखाओं के बीच की पेटियों में छाया भरकर रंगक समान रेखा मानचित्र बनाया जाता है। किसी भी तरह की समान रेखाओं के बीच की पेटियों में छायाएं भरकर रंगक समान रेखा मानचित्र बनाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें हैं ना, वो कॉलेज लेक्चर वाले याद करना। देखो मैं मना नहीं कर रहा कि नेट जेआरएफ वाले याद मत करो, लेकिन जो भाई साहब ऐसे सोच रहा है कि हमें केवल सिलेक्टेड तरीके से पढ़ना है, तो वो तो नेट जेआरएफ वाले याद करो मत इनको। बाकी आप हो इंटरेस्टेड कि यार चलो 2 लाइनों से क्या होगा, इतना ही पढ़ रहे हैं तो 2 लाइन और पढ़ लेते हैं, तो पढ़ लेना भाई, नुकसान है नहीं कुछ, बाई चांस आ जाए। ठीक है, और इस लाइन को भी पढ़ लो। आइसोमेट्रिक आरेख क्या होता है भाई साहब? आइसोमेट्रिक आरेख समान रेखाओं को ब्लॉकों में प्रदर्शित किया जाता है। आइसोमेट्रिक आरेख समान रेखाओं को ब्लॉकों में प्रदर्शित किया जाता है। आइसोमेट्रिक आरेख समान रेखाओं को ब्लॉकों में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की ये क्लास का क्या होता है? द एंड होता है। अब आप 3 बजे वाली जो क्लास हुई थी वो भी ऐसी दमदार थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, वहाँ से भी एक क्वेश्चन कॉलेज लेक्चर में तो 100% आएगा, उस पीडीएफ से एक क्वेश्चन 100% हर हाल में। नेट जेआरएफ में भी एक क्वेश्चन वहाँ से 100% आएगा, कोई नहीं रोक सकता एक क्वेश्चन दोनों में वहाँ से। पीडीएफ लेना चाहते हो तो कांटेक्ट कर लो 7891 35 0470। ठीक है, और मैंने बहुत सारी क्लासेज अनलिस्टेड कर दी, उनको भी देखना चाहो तो कांटेक्ट करो। अब भी बैच ज्वाइन करो, कॉलेज लेक्चर के लिए मात्र 900 रुपये में, नेट जेआरएफ के लिए मात्र 500 रुपये में, कंप्लीट सब कुछ इसी तरीके से, धुआंधार तरीके से। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स, बाय। और अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है।